नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उसका आनंद उठाएं। आज हम विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान जो है, विज्ञान का संधि विच्छेद होता है बी प्लस ज्ञान। ठीक, विज्ञान जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान, और विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, SCIENCE। और यही कभी कभी जब हाई स्कूल यानी कि यूपी बोर्ड का जब प्रैक्टिकल होता है तो एग्जामिनर यही पूछ लेता है स्टूडेंट से कि विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस की स्पेलिंग क्या होती है। तो कई बच्चे हैं जो इसकी स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं और इससे स्टूडेंट को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है बच्चों, विज्ञान का जो क्षेत्र है अत्यंत विशाल है, जिसे विषय के अनुसार अनेक शाखाओं में बांटा गया है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इत्यादि। जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान विकसित हो रहा है, विज्ञान के भी नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। इस प्रकार व्यक्ति के विज्ञान का विज्ञान से गहरा संबंध है। तो इस विज्ञान के एक भाग भौतिक विज्ञान भी है, जिसका अध्ययन हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान जो है, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो हम लोग भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो है वो प्रकाश है। प्रकाश में एक टॉपिक है प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन बहुत सारे हैं चैप्टर जिसका अध्ययन हमें करना है। और इसी के साथ हम टॉपिक शुरू करते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश शब्द से आप लोग परिचित हैं और आप डेली इसका अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं। तो प्रकाश, व्हाट इज लाइट? प्रकाश से हम सभी परिचित हैं। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में अपनी आँखों को खुली रखने पर भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता। स्पष्ट है कि वस्तुओं को देखने के लिए आँखों के अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को हम देख नहीं सकते क्योंकि इसका अनुभव यानी कि हम महसूस कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ये आपका परिभाषा हो गया, इसको आप लिख लीजिएगा। और हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। यानी कि आपको एक एग्जाम्पल दे दें, प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जा सकता है तथा अन्य ऊर्जाओं से भी प्राप्त भी किया जा सकता है। जैसे जब जब लोहार हथौड़े से लोहे के टुकड़े के ऊपर चोट मारता है तो चिंगारी निकलती है। आपने अक्सर देखा ही होगा, जब आप लोहार की दुकान पे जाते हैं तो लोहे के टुकड़े को चोट मारता है तो उससे चिंगारी निकलती है। यह यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। और प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स होता है। इसे आप याद रखिए क्योंकि ये एक नंबर में पूछा जाता है और जिससे आपका एक नंबर बन जाए। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, लालटेन है, मोमबत्ती है और विद्युत ऊर्जा क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखलाई देती हैं उन्हें आप प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी है, मेज है, कुर्सी है, ये सब जो हैं अप्रदीप्त हैं। आप कुर्सी पे जब टॉर्च जलाते हैं तभी आपको कुर्सी दिखती है। तो ये सब अप्रदीप्त के उदाहरण होते हैं। अब अगला टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम, जिसे आपको लिखना है। इसको प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम इंग्लिश में कहते हैं। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, इसको इतना आप लिखना है। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम होता है। और प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? पारदर्शक, जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जिस इंग्लिश में पारदर्शक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जिस माध्यम से होकर प्रकाश अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे प्रकाश माध्यम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसका उदाहरण है वायु है, जल है, कांच। आप जब वायु और जल कांच में जब टॉर्च जलाते हैं तो हमें आर पार दिखाई देता है। ठीक है। अब दूसरा जो है पारभाषक, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार यानी कि कम भाग आर पार गमन करता है उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदला जल। आप तेल लगा हुआ कागज पे अगर आप टॉर्च जलाएंगे तो आपको हल्का आर पार, मतलब उसके जब आर पार देखेंगे तो हल्का प्रकाश होता है। तीसरा है अपारदर्शक, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं
जा सकता उसे अपारदर्शक कहते हैं। ठीक है, आप लोग एक दीवार ले लीजिए, दीवार पर अगर आप टार्च जलाएंगे तो वो आर पार नहीं हो सकता। तो एक उदाहरण भी हो सकता है, कई उदाहरण हैं जो मतलब जो आर पार ना, प्रकाश जो है आर पार ना जा सके, वही हमारा अपारदर्शक का उदाहरण बन जाता है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं ये आप हेडिंग डाल के इसको लिख लीजिए और नोट्स, ताकि नोट्स भी तैयार होता रहे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं, ताकि हम अच्छे से समझाने का प्रयास करें। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, प्रकाश की किरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेजो मीन्स होता है रेखा, वक्र, रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये प्रकाश पुंज जो होते हैं तीन प्रकार के। पहला है आभासी, कन्वर्जेंट। ठीक है, अभिसारी है, अभिसारी पहला जो है अभिसारी है, कन्वर्जेंट। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों, यानी कि सभी प्रकाश जो हैं वो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप चित्र में, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, उसी को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और दूसरा है अपसारी, डाइवर्जेंट, अपसारी डाइवर्जेंट। यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से, यहाँ पे देख रहे हैं, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, एक बिंदु से कई दिशा में दिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा है समांतर, जिसे हम लिखेंगे पैरेलल। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर, यहाँ पे देख रहे हैं समांतर, सभी समांतर हो तो समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के लक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, ये लक्षण भी आपको पता होना चाहिए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है, ये आपको शुरू में ही बताया गया। प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है। ठोस अथवा द्रव माध्यमों के तलों में प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है 4500 एंगस्ट्रॉम होता है। 4500 एंगस्ट्रॉम से 7800 यानी कि 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण प्रकाशित करता है। ये प्रकाश के लक्षण आपको याद होने चाहिए, ताकि हम एग्जाम में जब पूछा जाए कि प्रकाश के लक्षण लिखित, यानी कि कई आप प्रकाश के लक्षण तो लिखिए। ये भी 2-3 नंबर के आते हैं, इसे आप याद करिए। अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान लगा के, और नोट्स बनाइए।
ताकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाए उसको रिवीजन करने में सरल हो। तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो एक तल है इसे हम तल कहते हैं, ठीक, तल कहते हैं। यानी कि जब आप ऊपर से कोई प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश यहाँ पे पड़ जब टकराता है तो ये हमारा यहाँ पे जब हम प्रकाश यहाँ से जब पड़ती है तो ये हमारा हो जाता है आपतित, और जब प्रकाश यहाँ से टकरा के जाती है तो हो जाता है परावर्तित किरण, और जहाँ पे टकराती है ये होता है आपतित आपतन बिंदु, ठीक, यहाँ पे आपतन बिंदु होता है। और जब यहाँ पे हम एक लम्ब डाल देते हैं जिसका नाम होता है अभिलम्ब, यहाँ पे एक लम्ब डालते हैं तो हमारा ये दो भागों में दो कोण बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। इसका एक होता है आपतन कोण और दूसरा होता है परावर्तन कोण, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप एक कांच लीजिए और एक कोई लाइट लीजिए जो लाल प्रकाश दे, और उस पर कुछ दूरी से आप इस पर जब लाइट लगाएंगे, ये हमारा शीशा यानी कि समतल दर्पण हो गया, और इस पर जब हम लाइट लगाते हैं या फोकस करते हैं इस पर, तो जब ये जो हमारी इस पर लाइट पड़ेगी ये हमारा आपतित किरण हो जाएगा, और जो यहाँ शीशे से टकरा के इधर आएगी वो हमारा हो जाएगा परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण जब ये दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण जब ये हो जाती है तो हम एक अगर इसी पे ये जो हमारा जहाँ टकराती है इसका नाम हो जाता है आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु से हम एक अभिलंब यानी कि लंब डालते हैं तो हमारा दो भागों कोण जो है दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। तो आपतन कोण एक हो जाता है, एक परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम दो नियम। एक जो प्रथम नियम है, आपतित किरण जो होता है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में बताया गया है, जो आपतित किरण होता है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब एक ही तल में होते हैं, और इस तल को आपतन तल कहते हैं। द्वितीय नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर इंग्लिश में कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है। जैसे आप एक कांच ले लीजिए और वो दबा हुआ तल, उसे अवतल कहते हैं, अवतल, वो दबा हुआ होता है। आप लोग लेंस नहीं, चम्मच देखे होंगे ना, चम्मच, वो दबा हुआ भाग जो ऊपर जो चम्मच होता है वो उसका एक भाग दबा हुआ भाग होता है, वो तल हो जाता है, सॉरी उतने अवतल होता है, जिनके एक तल पर चाँद अथवा पारे का पालिश करके
उसके ऊपर लाल रंग का एक आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे इसका दूसरा तल चमकदार हो जाता है। आप शीशा, आपके घर में शीशा जो होगा, उसके पीछे जब आप देखेंगे उस पर एक आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, ताकि दूसरा तल चमकदार हो जाता है, ठीक, जिससे आप अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। चमकदार तल जो होता है, तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। किसी गोले का पृष्ठ गोलीय पृष्ठ कहलाता है, और जो गोलीय पृष्ठ होता है वो गोलीय पृष्ठ कहलाता है। गोले का पृष्ठ जो होता है गोलीय पृष्ठ। खोखले गोले के किसी खंड के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। इनमें से एक तल जो उभरा हुआ होता है उसे उत्तल कहते हैं, और जो दूसरा दबा हुआ होता है उसे अवतल कहते हैं। चित्र में आपको दिख रहा होगा, या आप ऐसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके घर में चम्मच भी होगा। चम्मच को आप उठाइए और जो ऊपरी भाग उठा हुआ भाग है वो हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस, और जो दबा हुआ भाग होगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। और ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण, जिसे हम कैनवेन मिरर कहते हैं, और दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसे कैनवास मिरर कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण जो होता है, यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार को दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है उत्तल दर्पण, यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में देखिए ये ऐसा फिगर बना है, और इस पर हम, ये हमारा ऊपरी भाग है, यानी कि ये दबा हुआ जो भाग है ये अवतल दर्पण है, ये जो ऊपर यानी कि उठा हुआ भाग है ये उत्तल दर्पण, ठीक है। जब हम प्रकाश इस पे डालते हैं, तो प्रकाश जब इस पे हम डालें तो इससे हम टकरा जाता है, और ये फिर अपने पुराने अवस्था में आ जाता है, ठीक। इसी प्रकार, क्योंकि हम इधर से डालेंगे नहीं, क्योंकि हम इस उभरे हुए भाग को हम पेंट किया है, तो इस पर हम प्रकाश डालेंगे तो पड़ेगा नहीं। जो हमारा यहाँ पे खाली वाला स्थान यानी कि दबा हुआ भाग है, इस पर जब हम डालेंगे प्रकाश, तो हमारा ये टकरा के इधर चला गया। और उत्तल दर्पण में जो होता है, हम दबे हुए भाग को पेंट करते हैं, और दबे हुए भाग को पेंट करते हैं, और उभरे हुए भाग पर हम प्रकाश डालते हैं, जिससे प्रकाश डालने के बाद ये टकरा के फिर अपने माध्यम में वापस हो जाता है। तो इसे हम उत्तल दर्पण, अभी आपको बताया गया था कि जिससे हम, जहाँ से हम प्रकाश डालते हैं उसे आपतित किरण कहते हैं, और जब वो अपने माध्यम में वापस आ जाता है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं भी पूछे जाते हैं। पहला है दर्पण का ध्रुव।
ठीक है। दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक, जिसे हम पीछे, ये जो हमारा इसके मध्य एकदम बीचों बीच होता है, इसे हम मिडिल पॉइंट, यानी कि आप एक गेंदा ले लीजिए, एक गेंदा, खोखला गेंदा ले लीजिए और उसको दो भागों में बांट दीजिए, ठीक है, दो भागों में बांट दीजिए, और जो इसका केंद्र होगा, यहाँ पे जो केंद्र बनेगा, ये हमारा ध्रुव हो जाएगा, और ये जो खोखले गोले का जो ऊपरी सिरा होता है ये उत्तल होता है, और जो अंदर का सिरा होता है वो अवतल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये क्या हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया पी। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। यानी कि जब दो भागों में हम ऐसे ऐसे बांट देते हैं, तो जो हमारा बीच का पॉइंट होता है वही हमारा वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। और इसी प्रकार उत्तल लेंस से भी होगा, ऐसे अगर गोला ये होता है तो उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, यानी कि बीचों बीच जो केंद्र बनता है, वो हमारा वक्रता केंद्र होता है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। दर्पण के किसी बिंदु का वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, जब हमने गोला लिया था, एक गेंद दी थी, तो उसको जब हमने दो भागों में डिवाइड किया था, तो यही जो भाग में डिवाइड होता है यही हमारा क्या वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र जब होता है तो ये जब हम ऐसे दो भागों में इसको भी डिवाइड करते हैं, यानी कि जब ये हमारा क्या दर्पण ध्रुव है, तो यहाँ से जब केंद्र से और दर्पण ध्रुव के बीच जो बना है ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाता है, ठीक है, ठीक। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। जो ये हमारा रेडियस होता है, यानी कि R, जो रेडियस था, इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। इसके बाद आता है मुख्य फोकस अथवा यानी कि फोकस, ठीक है। गोलीय दर्पण के अक्ष के समांतर आपतित किरण, यानी कि जब अवतल दर्पण पर हम फोकस डालते हैं तो सभी बिंदुएं जो है एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं, ठीक, वापस आके एक ही बिंदु पे जाके मिलती हैं। जो यहाँ पे एक ही बिंदु पे मिल रही हैं वही हमारा फोकस यानी कि मुख्य फोकस कहलाता है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी होगा। उत्तल दर्पण पे हम जब बाहर से इस प्रकाश डालेंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये वापस ही चला जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ से टकरा के चला जाएगा। तो हम इसको सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये एक बिंदु से ही आया है वापस, तो हमारा उत्तल दर्पण पे यहाँ पे बनेगा मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है
उसे अवतल दर्पण अथवा जिस बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी गोलीय जो फोकस दूरी होती है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या था, ये दर्पण ध्रुव था और ये हमारा क्या है, फोकस। इसके बीच की जो दूरी होती है यही फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अब फोकस तल क्या है? मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाली समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। यही जो दर्पण है इसी पे हम फोकस करवा देते हैं ये। ठीक है, यही हमारा क्या है, फोकस तल। ठीक, जब हम समतल एक रेखा खींच देते हैं तो ये हमारा फोकस तल हो जाता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, ये भी पूछ लेता है। तो ये 2 नंबर का आता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। फोकस दूरी बराबर होता है हाफ वक्रता त्रिज्या, या एफ बराबर r/2। ठीक है, r/2, या हम कह सकते हैं जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि r/2। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग एक बार इसको और देखिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कल के अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।